तो फिर इससे पहले हमने उत्तल दर्पण में जो दर्पण सूत्र था उसको काफ़ी अच्छे से काफ़ी आसान तरीके से हमने देखा, सभी को समझ में आ गया होगा। सेम वैसा ही रहेगा प्रोसेस, यहाँ पे सबसे अलग रहेगा और सबसे आसान तरीका से हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा। बाकी सब कुछ आपको पता है कि कैसे क्या करना है, अवतल वाले से आपने आइडिया ले लिया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग उत्तल दर्पण को बनाते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण ऐसा नहीं होता, ये तो अवतल दर्पण होता है इस प्रकार से। उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसका अंदर का भाग कलाई किया हुआ होता है और परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है। तो ये हमारे पास अंदर जो है कलाई किया हुआ भाग है, इसको इस प्रकार से कर देते ताकि पता चले कि ये कलाई किया हुआ है। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है और इसमें एक मुख्य अक्ष होता है। तो मुख्य अक्ष हमने ऐसा बीच से गुजारा, ठीक है। यहाँ पे P होता है इसका और इधर CF होगा जो कि किरण हम गुजारेंगे उसके अनुसार हो जाएगा। C होगा फिर F होगा इधर, ठीक है। अब यहाँ पर प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण चाहिए, ठीक है। और वही किरण हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अलग लेंगे ताकि सिद्ध करना आसान हो। तो एक तो हम लोग किरण यहाँ से लेंगे इस प्रकार से कि वो जो वस्तु जो है हम लोग कहाँ पे रखेंगे, P और F, जो P है और अनंत है उसके बीच में रखेंगे वस्तु को, ठीक है। ऐसे लंबवत रखा, ये लंबवत ही रहेगा। और ये उत्तल दर्पण है तो देखिए उसमें अवतल दर्पण में नीचे प्रतिबिंब बनता था तो नीचे भी त्रिभुज बनता था, ऊपर भी बनता था, लेकिन इसमें ऊपर बनेगा। तो ये तो काफ़ी ईजी है, उससे भी ईजी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग जो यहाँ से किरण गुजारेंगे, एक किरण गुजारेंगे ऐसा जो सिंपल सी यहाँ से नहीं, मतलब गुजारेंगे तो वहीं से एक किरण ऐसा गुजरेगा जो वक्रता केंद्र की दिशा में जाएगा। और आपको पता है कि वक्रता केंद्र के दिशा में अगर कोई किरण जाता है, ये ऐसा ही हो जा रहा है, ठीक है। ये जो डॉट लाइन्स इधर मिलाएंगे और ये कहाँ मिलेगा, वक्रता केंद्र के पास, ठीक है। यहाँ पे मिला तो यहाँ पे C है हमारा, ये वक्रता केंद्र की दिशा में यहाँ से किरण आएगा तो ये टकरा कर वापस जो है वो ऊपर लौट जाएगा, ठीक है। ये सबको पता है। तो यहाँ से हमने एक किरण वक्रता केंद्र की दिशा में भेजा जो कि वहीं से लौटकर वापस आ जाएगा, और एक हम लोग यहाँ से भेजेंगे ध्रुव से, ठीक है, जो आपको पता है IR बनाता हुआ वापस ये लौट जाएगा किरण। जब इसको हम लोग पीछे की ओर मिलाएंगे तब ये कटेगा। आपको पता है कि प्रतिबिंब वहीं बनता है दर्पण के पीछे, तो यहाँ पे कटेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका कटान बिंदु होगा यहाँ पे, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना। कैसा बनता है प्रतिबिंब, सीधा बनता है, यहाँ पे बना सीधा। तो ये बनता है F और P के बीच में बनता है। इधर इधर अपने को F मान लेना है, इधर F है, ठीक है। पहले नहीं दिया ताकि दिक्कत ना हो इसलिए। तो यहाँ पर एक वस्तु हमने रखा, इसका नाम दे दिया AB, ठीक है। AB नाम दिया जिसका प्रतिबिंब बना A', या फिर इसका अलग ही नाम दे देते हैं जैसे कि हमने पहले दिया था। इसका नाम यहाँ पे दे देते हैं D, इसका नाम यहाँ पर D देते हैं और इसका नाम देते हैं E, ठीक है। यानी AB वस्तु रखा जिसका प्रतिबिंब DE बना। इसी जो फिगर है ना, इसी फिगर में अपने को सिद्ध करना है जो दर्पण सूत्र है उसको। दर्पण सूत्र आपको पता है इसी रेखा पे सब कुछ होता है, वो हमने पहले ही बताया था। वीडियो आप उसको ज़रूर से देख ले। अवतल दर्पण वाला फिजिक्स का एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ आप लोगों पे क्लिक करके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहाँ पे कई सारा प्रकाश के परिवर्तन का वीडियो बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर जो लिखना होता है उसको लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो लिखना है उसको लिखेंगे। तो लिखना मेन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी आसान से हम लोग लिखेंगे। जो इसमें दिख रहा है उसी को लिखना है, रटना नहीं है। जैसे कि पहले ये तो एक अवतल दर्पण है, कोई भी अवतल दर्पण ऐसा मान लेंगे, या फिर M' नाम भी दे सकते हैं। हमने पीछे अवतल दर्पण में नाम दिया था तो आप उस बेस के आधार पे भी लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिखते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि किसी अवतल नहीं, उत्तल दर्पण है, किसी उत्तल दर्पण हमने क्या किया,
हमने ये उत्तल दर्पण था, इसके मुख अक्ष के ऊपर लंबवत एक वस्तु रखा जिसका प्रतिबिंब DE बना। ठीक है, तो इतना अपने को लिखना है। माना कि किसी उत्तल दर्पण के मुख्य, कोई अवतल दर्पण है, माना कि किसी उत्तल दर्पण के मुख अक्ष के ऊपर लंबवत का सिंबल ऐसा भी दे सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं कि लंबवत रखा। तो दर्पण के मुख अक्ष के ऊपर AB वस्तु लंबवत रखा गया है। ठीक है, लंबवत रखा गया अर्थात यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो लंबवत हमने AB वस्तु को रखा गया है जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, DE, क्योंकि यहाँ पे सोझा बनता है तो सोझा ही लिखेंगे, DE बनता है। ठीक है, तो बस इतना लिखना। माना किसी अवतल दर्पण के मुख अक्ष के ऊपर लंबवत AB वस्तु लंबवत रखा जिसका प्रतिबिंब DE बनता है। तो ये लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते, क्योंकि ऊपर तो बोला हुआ रहेगा क्वेश्चन में सिद्ध करना है, वैसे लिख दे तो ठीक रहेगा। तो सिद्ध करना है 1/V या फिर जो भी रहे 1/V 1/U बराबर 1/F या 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो ये इतना लिखने वाला काम है। इसको होने के बाद, इसको लिखने के बाद अब सिद्ध करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हटेगा नहीं इसलिए इसको मिटा देते हैं। ये लिखना था, इतना लिखना है, तो इसको हम लोग मिटा देंगे। उसके बाद आएंगे अपना ये जो फिगर है इसमें, और इसमें त्रिभुज जो है आपको पता है त्रिभुज को तो सबसे पहले हम लोग समानुपाती करेंगे, मतलब कि समरूप करेंगे। उसका भुजा सिर्फ जब समरूप हो जाता है तो उसका भुजा समानुपाती होता है, और उसी के बेस के आधार पर, मतलब उसी के बेस पे ये सिद्ध होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये तो हमने किरण को इस प्रकार से गुजार दिया, ये आपको याद रखना कैसे किरण को गुजारना है। अब यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज को लेना होता है। एक तो यहाँ पर आप त्रिभुज दे सकते हैं, एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा होगा ABC, यहाँ से जो रेखा जा रहा है, फिर यहाँ डॉट 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 रेखा जा रहा है ये, और यहाँ से जो मुख्य अक्ष है ये, टोटल एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे साइड में भी अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है। ये AB हुआ, यहाँ पर A और B हुआ, और यहाँ B से लेकर यहाँ C तक यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, उसके बाद ये तो बड़ा त्रिभुज, एक उसी में एक छोटा त्रिभुज बन रहा है DEC। ठीक है, DEC। तो इस त्रिभुज को देखें तो यहाँ पर छोटा सा है DEC, तो ऊपर में D है और नीचे में E है, तो ऊपर में D लिखा और नीचे में E लिखा, और कहाँ C तक। ये 2 गो त्रिभुज है। सबसे पहले हम लोग इसमें चलेंगे और इसको समरूप करेंगे। समरूप 2 कोण कर देंगे बराबर, तो हो जाएगा समरूप। अब यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ये कोण दोनों बराबर होंगे। उसके बाद C इसमें भी है और C इसमें भी है, तो C उभयनिष्ठ है। तो एक तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण E, और एक कोण C देख रहे हैं दोनों में है कोण C। तो हालांकि इसका नाम अलग लिखेंगे, इसका नाम अलग लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि इसका C का नाम लिखना है तो BCA लिखेंगे, तो लिखेंगे कोण BCA बराबर कोण इसका ECD, कोण ECD। चूँकि दोनों में सेम है इसलिए ऐसा लिखा, या फिर लिख भी सकते हैं कोण C बराबर कोण C, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोण C बराबर कोण C किस बेस के आधार पे है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका भी कोण C है, इस बड़ा वाला त्रिभुज का ही वही वाला C है, और इस छोटा वाला त्रिभुज का वही वाला कोण है, मतलब दोनों का एक ही कोण है। तो ये उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में कॉमन है अर्थात उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ है इसलिए ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर हो जाएगा। तो दोनों बराबर हो गया, अब समरूप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं किसमें, त्रिभुज। यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC, है ना। उसी प्रकार इसका नाम लिखना है DEC, त्रिभुज DEC में। तो यहाँ पर देखें अगर,
तो हमने चला ए बी सी और डी ई सी में। तो संगत भुजा आपको पता है इसका समानुपाती कब हो, जब पहले समरूप करेंगे। तो समरूप करने के लिए इसका कोण देखें तो कोण बी बराबर है कोण ई का, इस त्रिभुज का कोण बी और इस त्रिभुज का कोण ई दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर है, तो वो है 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री से दोनों बराबर है। उसके बाद अगर देखें दूसरा कोण, तो इसमें इस बड़ा वाला त्रिभुज में सी और छोटा वाला त्रिभुज में भी सी ही है, दोनों में सी है, यानी कि दोनों के लिए सी है तो बराबर ही होगा। तो कोण सी बराबर कोण सी भी लिख सकते हैं। कैसे है, तो उभयनिष्ठ से। वैसे आप उभयनिष्ठ है ऐसा लिख देना, उभयनिष्ठ है। वैसे आप अच्छे से लिखे, जैसे हमने कोण इस ऐसा नाम दिया ना, क्योंकि सी दोनों में था तो ऐसा नाम दिया, तो वैसा दे तो अच्छा रहेगा, बट ऐसा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा हुआ है ही इसका त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे अलग किया हुआ है कि इस त्रिभुज और उस त्रिभुज में हमने चला, और तो समझ जाएगा सामने वाला कि इस त्रिभुज का सी और इस त्रिभुज का सी उभयनिष्ठ से बराबर है। ठीक है, अब दो त्रिभुज, अगर दो कोण बराबर हो गया तो ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ए बी सी, वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई सी का। किससे समरूप हो जाएगा, तो इसका नियम क्या होगा, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। जब ये एंगल एंगल समरूपता से समरूप हो गया तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं। अब तो इसका संगत भुजा का अनुपात बराबर होंगे, सभी संगत भुजा जो भी होगा सभी का अनुपात बराबर होगा। तो संगत भुजा लेते हैं, सबसे पहले लंब लेंगे और फिर आधार लेंगे। तो इसका लंब ए बी और इसका लंब डी ई है। ठीक है, ध्यान से देखें, इसका संगत भुजा जो ये है ना, तो इस भुजा के अनुसार यही सेम स्थान पर भुजा ये है, तो ये दोनों संगत भुजा हुए। तो इसका लंब लिया। चलिए, तो क्या लेना है, सबसे पहले ए बी बटा डी ई बराबर होगा उसका बी सी, यानी इसका बी से सी तक, इसका बी सी अर्थात आधार, तो उस त्रिभुज का आधार यानी ई सी, यानी ये वाला ई सी। ये हमारे पास समीकरण 1 मिला। ठीक है, अब हमने एक बार बड़ा त्रिभुज में चला, अब इस त्रिभुज को मिटाते हैं, क्योंकि तो बाकी हमने जो समझा था वो समझ लिया। फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में चलते हैं, पहले हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं। ठीक है, ए बी सी में चला था, तो ए बी सी में चला था, अभी थोड़ा सा वीडियो किसी कारणवश कट हो गया था, तो इसी फिर से हम लोग इसको बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ चला था, ए बी सी में, जो बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा था ना, ए बी सी, तथा फिर उसी में एक त्रिभुज छोटा वाला ये वाला बन रहा है डी ई सी में। तो डी ई सी में इसमें चला था, इसको समरूप करना था। तो एक भुजा तो ये इसका 90 डिग्री और एक इसका 90 डिग्री, यानी कोण बी है जो कोण ई के बराबर होगा 90 डिग्री से। ठीक है, ये भी हमने देखा, ये 90 डिग्री से बराबर होगा। उसके बाद एक कोण और है, एक इसका सी और इसका सी, इस बड़ा वाला का भी सी यही है और छोटा वाला का सी भी यही है। तो कोण सी बराबर भी कोण सी है, उभयनिष्ठ है, इसलिए उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है, तो इसलिए बराबर है। तो जब दो कोण बराबर हो जाता है तो ये त्रिभुज भी आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई सी के। ठीक है, सर्वांगसम कैसे हो गया, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से ये हो गया था। तो इसका जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो लिखना क्या है, इसका लंब उसका लंब, यानी ए बी बटा उसका डी ई हो जाएगा, और बराबर डी इसका आधार, यानी बी से सी तक इसका आधार है तो बी सी, और बराबर है इसका ई से सी तक तो ई सी। ठीक है, ई सी। तो ये हमारे पास एक भुजा मिला, इसको हमने समीकरण 1 नाम दिया। यहाँ तक तो आपका हो गया था। ठीक है, यहाँ तक बड़े वाले त्रिभुज में चला था, हो गया था। अब हम लोग छोटा त्रिभुज में देखेंगे। एक तो त्रिभुज ए बी पी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला त्रिभुज, और जस्ट इसके इस साइड में देखें तो लंब से होता हुआ इसका जो कोण एक त्रिभुज बन रहा है डी ई पी, तो इस त्रिभुज में चलेंगे। अब इसको समझते हैं अलग पार कर। ठीक है, इतना तो आपका सही है। अगर इस त्रिभुज के देखें तो यहाँ पर है इस प्रकार से, एक यहाँ पर ए है, बी है, और यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है, ए बी पी, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ये वाला त्रिभुज एक इसका त्रिभुज ये है, ऐसा बन रहा, उल्टा ही बनाते। ठीक है, ऐसा। इसका इधर नाम है डी, और इधर नीचे नाम है ई, और यहाँ पे है पी, यहाँ पे पी है, ध्रुव है।
अब इसमें दोनों में देखें तो इसको सर्वांग सम करना है। एक तो इसका ये वाला कोण बराबर होगा, फिर पी भी इसका आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा तो देखिए, इसको हम लोग सोझा करें तो इस प्रकार से कुछ होगा ऐसा। ये वाला जो है इधर आ जाएगा यानी डी ई, और ये वाला उधर चला जाएगा पी। तो इसमें देखिए, इसमें पी अगर इसको रेखा को आप देख रहे हैं, ऐसा जो रेखा जो जा रहा है, तो यहाँ से हमने एक आपतित किरण को लिया है इस प्रकार से, फिर परावर्तित किरण, और इसको डॉट लाइन से ऊपर मिलाया, और इसी से ये कोण जो बन रहा है ना, यही कोण है इसका, इस त्रिभुज का कोण, ये वाला जो कोण बन रहा है ना, यही है पी। तो ये पी जो है ना इसके बराबर होगा, क्योंकि ऐसा देख रहा है, ऐसा है ऐसा, तो ऐसा समूह कौन से बराबर होता है, तो ये दोनों बराबर होंगे, और ये दोनों आपस में बराबर आई आर से भी होंगे। तो ये आई आर से बराबर है और ये दोनों बराबर है समूह कौन से, तो ये भी दोनों बराबर ही होगा ना। तो ये दोनों इसका ये दोनों पी बराबर ही होगा। ठीक है, तो अभी हम उसको भी लिखेंगे, ये मोटा मोटी हमने समझ लिया कैसे बराबर होगा। तो इस प्रकार से ये बराबर होगा। अभी चलिए इस त्रिभुज में हम लोग चलते हैं और इसको समरूप करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज, इसका नाम है ए बी पी तथा, और इसका नाम है ए बी पी और इसका नाम है डी ई पी में। तो इसका लंब देखते हैं कौन सा है लंब। अभी तो चलेगा ना इसमें, इसको सबसे पहले बराबर करते हैं। तो इसका कोण बी और इसका, यानी इसका कोण बी और इसका कोण ई, ये दोनों बराबर होंगे। कोण बी बराबर कोण ई होगा, किससे होगा, तो 90 डिग्री से ये बराबर होता है। उसके बाद अगर इसमें देखें कोण पी है और इसमें भी कोण पी है, तो इसमें कैसे लिखना चाहिए, देखिए इस कोण को हम 1 मान लेते हैं, इस वाले कोण को हम 1 मान लेते हैं, और इस वाले कोण को हम 2 मान लेते हैं, और इस वाले कोण को हम लोग 3 मान लेते हैं। तो 1 3 भी बराबर है, इसको दिखाना है, यानी इसका पी और इसका पी भी बराबर है। यहाँ पे नाम लेकर भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे समझना क्या है कि चूँकि कोण 1 जो है बराबर है कोण 2 के, परावर्तन के नियम से, यानी परावर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से, ये दोनों बराबर है। 1 2 बराबर है, और कोण 2 है जो कोण 3 के बराबर है सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। ठीक है, इतना तो आपको पता है कि 1 और 2 जो है, 1 और 2 परिवर्तन के नियम से, और 2 और 3 जो है वो समूह कोण से बराबर है। अब एक देखिए, 2 जो 1 के बराबर है और 2 3 के भी बराबर है, तो 1 3 भी तो आपस में बराबर होंगे ना। तो इसको लिखेंगे, इसीलिए कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। और जब इसका 2 कोण बराबर हो गया, इस दोनों त्रिभुज का, एक तो 90 डिग्री से कर दिया और 1 और 3 बराबर हो गया, क्योंकि ये आपस में बराबर परिवर्तन और समूह कोण से। तो 1 3 बराबर है, 2 बराबर हो गया, तो ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। अर्थात यहाँ पर त्रिभुज जो हमारे पास था ए बी पी, वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डी ई पी के एंगल समरूपता से। एंगल यहाँ पर किससे हो जाएगा, समरूप, एंगल समरूपता से। ठीक है, एंगल समरूपता से, ये जब समरूप हो गया तो इसका भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इसमें देखते हैं लंब कौन है दोनों में। तो इसमें देखिए ए बी लंब है और इसका डी ई लंब है, यानी ए बी इसका लंब, इसका डी ई लंब है, तो ए बी बटा डी ई होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटा डी ई। ठीक है, बराबर होगा, इसका आधार देखते हैं। तो बी से पी तक, यानी पी बी इसको लिखेंगे, पी से सभी दूरी को नापा जाता है ना, तो पी से बी और इसका पी से ई, यानी इसका आधार देखिए बी पी या पी बी लिख सकते हैं। जब इसको पी बी लिखेंगे तो इसको पी लिखेंगे। यहाँ पे देखिए पी बी पी ई, ठीक है, संगत भुजा, तो लिख सकते हैं ना ऐसा। इसका क्या होगा, पी बी और इसका हो जाएगा पी ई। ठीक है, इतना हो गया समीकरण। इसको 1 माना था, ठीक है, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। अब अगर इस दोनों को ध्यान से देखें, समीकरण 1 समीकरण 2 को, तो यहाँ पर ए बी डी है और ए बी डी है, दोनों आपस में बराबर, लेफ्ट बराबर, तो राइट भी बराबर होता है। ऐसा आपको पता है, क्योंकि ए बी डी का जितना अनुपात है उतना बी सी इसी का अनुपात है। तो इसमें भी ए बी डी का जितना इसका अनुपात उतना इसका है, और इसका जितना उतना इसका भी अनुपात है, यानी आपस में इस दोनों का अनुपात भी बराबर ही होगा। 1 3 इसका है तो 1 3 इसका भी होगा, वही 1 3 इसका है तो 1 3 इसका भी होगा, तो 1 3 इसका भी, दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है,
तो ऐसा होगा, ये बराबर हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से। कौन कौन? ये दोनों आपस में। तो इसको लिख सकते हैं ना, BC बटा EC बराबर हो जाएगा PB बटा PE के। अब इतना बराबर हो गया, BC और EC और PB और PE ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ पर अगर BC को देखें गौर से, इसका काम तो हो गया त्रिभुज का। अब यहाँ पर देखिए BC, तो BC को अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक है BC, यहाँ से यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, और यहाँ पर बीच में P है। P से हम सभी दूरी को नापते हैं, और P से ही जो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या सब P से ही। अभी यहाँ पर BC है, BC का कोई मतलब नहीं होता है, BC का मतलब कुछ नहीं होता है, आपने देखा भी पढ़ा भी होगा। तो BC का मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन BC को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये टोटल BC है और BC में क्या क्या है, PB है और PC है। तो BC बराबर हम लोग लिख सकते हैं PB प्लस PC, ये मिलकर बना है BC, ठीक है। दोनों को जोड़ के इसको लिख सकते हैं। तो BC की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, BC की जगह पे लिखेंगे PB प्लस PC, और बटा में EC है, EC को भी समझते हैं। EC को अगर देखें तो EC में E से C तक, E से C, अब EC का मतलब भी कुछ नहीं होता, E से C कुछ नहीं, क्योंकि P से हम लोग सभी दूरी को नापते हैं। तो P से हम लोग इस रेखा को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे P है, यहाँ पर C है, और यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, यहाँ पर E है, PEC। तो EC दिया हुआ है खाली, ये वाला EC। अब EC दिया हो तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, EC को, EC दिया हुआ है तो EC बराबर क्या होगा कि अगर टोटल में से जो PC आपको दिख रहा है, PC या टोटल जो PC है, टोटल यहाँ से यहाँ तक PC है, उसमें से अगर PE को घटा दें, अगर PE को घटा देंगे तो सिर्फ इतना ही बचेगा, EC बचेगा। तो EC बराबर हो जाएगा PC माइनस PE, ठीक है। PC का मतलब होता है R, और PE का मतलब हो गया प्रतिबिंब दूरी भी, तो इसका मतलब होता है कुछ। तो हम लोग EC के जगह पे क्या लिख सकते हैं, EC की जगह पे लिख सकते हैं PC माइनस PE, तो यहाँ पे लिख देंगे PC माइनस PE, PC माइनस PE। तो चलिए अब इधर देखिए, ये PB है तो PB का मतलब होता है वस्तु दूरी है, इसका तो मतलब होता है। फिर PE है, इसका मतलब प्रतिबिंब दूरी है। तो यहाँ पर PB का PB ही रहने देंगे, और यहाँ पर PE का PE रहने देंगे। बस आप सभी को यहाँ पर रख देना है, जो भी दूरी है वो सभी का यहाँ पे नाम लिख देना है, और इसको सिद्ध करेंगे। वो सिद्ध यहाँ पे करेंगे इधर, इसको हम लोग इधर देखेंगे, इधर देख लेंगे, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग इधर रखते हैं। पहले है अपने पास PB और प्लस में PC है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा PB है और PC है, तो PB को देखते हैं ना, पहले PB को देखते हैं, और इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो PB PC और PC और माइनस PE है, तो PB को देखते हैं, PB P से B, आपको पता है ना उत्तल दर्पण में इधर जो भी है इधर माइनस में होता है, और कहीं भी कोई भी दर्पण इधर माइनस में उधर प्लस में होता है। तो उत्तल दर्पण में ध्यान देने वाला बात है कि सब कुछ उधर ही होता है, सिर्फ वस्तु को छोड़कर। वस्तु इधर माइनस में होगा तो सिर्फ इसका वस्तु दूरी जो है इधर है, इसलिए माइनस में होगा, बाकी सब कुछ उसका उधर होता है, तो इसलिए प्लस में होगा, ठीक है। चिन्ह प्रपाटी के नियम के अनुसार भी आपको पता है उधर प्लस में होता है, तो वो प्लस में होगा। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग PB देख रहे हैं, PB इधर है ना B, तो वस्तु दूरी इसको बोलते हैं। इसको कैसे लिखना है, PB को माइनस U लिखेंगे ना, चूँकि माइनस U से सूचित करेंगे, चूँकि ये P की इधर है तो ये माइनस U हुआ। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस दिया, ठीक है। उसके बाद PC है, तो P से C तक क्या होता है, ध्रुव और के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, उसको R से सूचित करते हैं। और ये प्लस में होगा चूँकि वो उधर है, तो ये प्लस में ही होगा R बटा में PC है, और PC का मतलब वही R होता है प्लस में। फिर माइनस में यहाँ पर दिख रहा होगा, माइनस है बीच में तो माइनस देंगे, और फिर है PE, तो PE का मतलब क्या होगा, P से E, तो E यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, तो P से ही प्रतिबिंब दूरी अर्थात V से उसको सूचित करते हैं, तो V लिख देंगे, क्योंकि ये प्लस में ही होगा ना, तो प्लस में होगा। बाकी ये तो माइनस पहले से है, तो माइनस है। और उसके बाद बराबर की इधर देखें तो यहाँ पे PB है, और PB बोले तो P से B यानी वस्तु दूरी किस चीज़ में होगा, माइनस में होगा। अभी मैंने बताया कि वस्तु दूरी इधर है इसलिए माइनस में होगा। उसके बाद
उसके बाद यहाँ पर PE है, PE तो P से E प्रतिबिंब दूरी यानी भी, और ये प्लस में होगा तो प्लस में तो वैसे ही होता है। अब तिरछा तिरछी गुना करना है और वही UVF से भागा देना है। तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, यानी इस भी से दोनों में गुना, इस U से दोनों में गुना। तो चलिए गुना करते हैं। सबसे पहले भी से U में गुना होगा, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, U गुना भी U भी हो जाएगा। ये प्लस में, भी प्लस में, तो प्लस दोनों प्लस 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 होता है। भी गुना आर करेंगे तो भी आर या आर भी बराबर माइनस यू गुना प्लस आर, तो प्लस माइनस माइनस यू गुना आर यू आर। माइनस में ये भी है, माइनस में वो भी यू है, तो माइनस माइनस प्लस यू गुना भी यू भी। चलिए यू भी लिख दिया ना। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो यहाँ पर यू भी माइनस में, उसको उधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे। बाकी ये वाला इधर रहेगा और इसको इधर ही रहने देंगे। सिर्फ माइनस वालों को इधर भेज देंगे, यू आर और भी आर, आर वाले को एक साइड करेंगे, यू भी वाले को एक साइड करेंगे। ठीक है ऐसा। तो इधर देखिए माइनस में है ना, इधर देखिए तो माइनस में यू आर है, इधर आएगा तो यू आर प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में भी आर पहले से था। ठीक है, खाली भी आर ही प्लस में इधर बचेगा, चूँकि इसको तो उधर हमने भेज दिया ना यू भी को, माइनस में था प्लस में यू भी आ गया, एक प्लस में पहले से यू भी है। तो अब यहाँ पर देखें तो इस दोनों में आर दोनों साइड में है, तो आर कॉमन भी ले सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अच्छा रहेगा कि आर को हम कॉमन ले लें। जब कॉमन ले लेंगे तो जब आर को कॉमन ही ले लिया तो यहाँ पे यू बचेगा और यहाँ पे भी बचेगा, ये सबको पता है। तो ये आर ऐसा बचा, इधर एक यू भी दोनों यू भी है, तो दोनों प्लस में जुटेगा ना, एक यू भी टोटल 2 यू भी है। तो अब देखिए आर यहाँ पर है, इधर हो गया इधर हो गया। अब आर यहाँ पर है, आपको पता है वक्रता त्रिज्या फोकस का दुगना होता है, यानी आर बराबर 2f, और ऐसा हमने सिद्ध भी किया है। तो आर के जगह पे लिख देंगे 2f और इधर है u प्लस भी बराबर इधर 2u भी। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा, चूँकि ये गुना में इधर आएगा तो भागा में भी तो 2 से 2 कट जाएगा, या फिर 2 इस वाले 2 को इधर भेजेंगे तो गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा तो भी कट जाएगा, यानी 2 से 2 खत्म। अब इसमें आपस में गुना कर देते हैं, f गुना u करेंगे तो fu, f गुना भी करेंगे तो fv बराबर इधर का u भी सिर्फ बचा। अब जो मेन काम है वो क्या है, इधर इसमें देख रहे हैं कि fu बचा, fv बचा और u भी बचा। तो अब दोनों तरफ तीनों से गुना, यानी इसमें है क्या क्या, कौन कौन चीज़ है, एक u है, एक v है और एक f है, ये 3 चीज़ है। इस 3 चीज़ से भागा देना दोनों तरफ, तो लिखेंगे दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, तो u भी f से भाग देने पर, इधर 2 पद है दोनों में पड़ेगा, इधर 1 पद है एक ही पद में पड़ेगा। तो इधर fu है सबसे पहले, fu में अगर u भी f से भाग दे फिर प्लस है, f भी है और इसमें भी अगर u भी f से भाग दे और बराबर इधर है u भी और इधर भी u भी f से अगर भाग दे, तो नीचे तो तीनों चीज़ है तो ऊपर वाला सभी कट जाएगा। fu से इधर नीचे fu है कट गया, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे भी बचा, प्लस f भी कट जाएगा f और भी से, तो सिर्फ u बचेगा नीचे, तो u बराबर u भी कट जाएगा तो u भी f के अलावा क्या बचा, u भी f के अलावा f, u भी से u भी ख़त्म, तो सिर्फ इधर f बचेगा, ऊपर कुछ नहीं तो 1। तो ये अपने को लाना था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या फिर इसको सोझा करके भी लिख सकते हैं, या फिर यहीं पे प्रूफ लिख देंगे, या फिर सोझा भी करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। 1/f बराबर इसको इधर करेंगे तो 1/v प्लस 1/u, और यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो आई होप ये तो काफ़ी आसान तरीके से सिद्ध हमने कर दिया। अवतल दर्पण में भी उत्तल दर्पण में भी दोनों तरीका काफ़ी आसान था, सभी को समझ में आ गया होगा, और इससे आसान और है ही नहीं। ठीक है, इससे आसान किरण रेख भी नहीं आपको गुजर सकता है। अगर यहाँ पे फोकस पे गुजारते तो थोड़ा सा इससे हार्ड ही हो जाता। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलता है नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।